नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम उत्तर गुप्त काल के विषय में अध्ययन करेंगे। हम प्राचीन भारत के इतिहास में पल्लव, चालुक्य और वर्धन वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पल्लवों के विषय में अध्ययन करते हैं। साधारणतः दक्षिणी भारत के पठार को कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के द्वारा पृथक किए गए भारत उपमहाद्वीप के सबसे नीचे के भाग को सुदूर दक्षिण पुकारा गया है। सुदूर दक्षिण के इस भाग को तमिल प्रदेश भी पुकारा गया है। यहाँ के प्राचीनतम राजवंशों में चोल, पांड्य और चेर राजवंश प्रमुख रहे हैं, परंतु इनमें से कोई भी सुदूर दक्षिण में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में सफल न हो सका। यह भी सत्य है कि उत्तर भारत में जो अनेक सुविस्तृत साम्राज्य स्थापित हुए, सुदूर दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन करने में विफल रहे। सम्राट अशोक के समय में भी वे राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखने में सफल रहे। गुप्त वंश प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने पल्लव राज्य को परास्त करके अपने अधीन किया था, पर कुमारी अंतरीप तक उसका आधिपत्य नहीं हो सका था। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से सुदूर दक्षिण के ये राज्य उत्तरी भारत से प्राय पृथक रहे हैं। इन राज्यों के निवासी भाषा, नस्ल आदि की दृष्टि से भी उत्तरी भारत के आर्यों से भिन्न थे। परंतु समय के साथ साथ वे लोग आर्य संस्कृति से प्रभावित होते गए और इन राज्यों की जनता धर्म और संस्कृति की दृष्टि से उत्तर भारत के आर्य निवासियों से बहुत भिन्न नहीं थी। पल्लव वंश उत्पत्ति पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत रखे हैं। B.L. राइस आदि विद्वानों ने पल्लवों को पहलवों यानी पार्थियन से समीकृत किया है, जिन्होंने सातवाहनों के पतन काल में शकों के साथ तोर मंडलम पर अधिकार कर लिया था। इनका यह संक्रमण कैसे हुआ यह ज्ञात नहीं है, किंतु इस विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। शकों ने कभी अश्वमेध नहीं किया और ये विश्वास करना कठिन है कि किस प्रकार पल्लव, यदि वे मूलतः पहलव थे तो एकाएक अश्वमेध के प्रेमी हो गए। के.पी. जायसवाल के अनुसार पल्लव वाकाटकों की एक शाखा थे। इनके विचार का आधार यह है कि दोनों ही ब्राह्मण राजवंश थे और दोनों का गोत्र भारद्वाज था। एस कृष्ण स्वामी अयंगर ने यह मत प्रतिपादित किया है कि पल्लव सातवाहनों के सामंत थे और मूलतः उन्हें तोंड मंडलम क्षेत्र का ही माना है। तमिल शब्द तोंडियार को संस्कृत में पल्लव पुकारा गया है। इसी से ये वंश पल्लव वंश कहलाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी पल्लवों को ब्राह्मण बताया है। पल्लवों का प्रारंभिक इतिहास अधिक स्पष्ट नहीं है, पर सामान्य रूप से यह माना जाता है कि 3वीं सदी के मध्य में इनका उदय हुआ होगा। शिव स्कंद वर्मा, विष्णुगुप्त आदि इनके प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कांची के शासक विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है, परंतु पल्लवों की महानता का काल 6ठी सदी के अंतिम चरण में उनके शासक सिंह विष्णु के समय से आरंभ हुआ। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी। इस वंश का ऐतिहासिक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उसके समय में अर्ध बर्बर और ब्राह्मण विरोधी कलभरास जाति ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया। सिंह विष्णु ने उनको परास्त किया। उसने कावेरी तक के संपूर्ण प्रदेश को जीत लिया और अवनी सिंह की उपाधि धारण की। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। उसके समय में महाबलीपुरम नगर कला का केंद्र स्थान बन गया। महेंद्र वर्मा 600 से 630 ईस्वी। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मा प्रथम राजा बना। वे एक विजेता और योग्य शासक था। इसी समय कर्नाटक और महाराष्ट्र में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी। महेंद्र वर्मा ने कदम्बों के साथ मिलकर
चालुक्यों की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इससे पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आरंभ हुआ। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया और बहुत अंदर तक प्रवेश कर गया। कांची से 15 मील दूर महेंद्र वर्मा ने उससे युद्ध किया। यद्यपि महेंद्र वर्मा अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा, परंतु उसके राज्य के उत्तरी प्रांत वेंगी पर चालुक्यों का अधिकार हो गया। पुलकेशी ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की। यद्यपि महेंद्र वर्मा चालुक्यों से परास्त हुआ था, परंतु द्रविड़ देश में उसकी शक्ति का प्रसार जारी रहा और उसने चोल राजाओं पर अपना दबाव बनाए रखा। कृष्णा नदी के दक्षिण के छोटे छोटे राज्य को हराकर उसने अपने राज्य को विस्तार प्रदान किया। महेंद्र वर्मा साहित्य और ललित कलाओं का प्रेमी था। वह स्वयं कवि और गायक था। उसने स्वयं मत विलास प्रहसन नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। वह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में शैव हो गया था। उसके समय में त्रिचनापल्ली, चिंगलपुट और अर्काट में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत हुई। उसे इस कला का प्रवर्तक माना जाता है। कहा जाता है कि महेंद्रवादी नामक नगर उसी ने बसाया था और नगर के निकट ही एक झील का निर्माण भी करवाया था। नरसिंह वर्मा 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मा प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मा प्रथम राजा बना। वे महान विजेता और शासक हुआ। उसके समय में भी पल्लवों का चालुक्यों से संघर्ष जारी रहा। इस बार भी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, परंतु नरसिंह वर्मा ने उसे लगातार 3 युद्धों में परास्त करके खदेड़ दिया। इसके बाद 642 ईस्वी के आसपास नरसिंह वर्मा ने पुलकेशिन के राज्य बादामी पर आक्रमण किया और बादामी और वापी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशी द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। पल्लवों ने चालुक्य राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मा ने चालुक्यों की शक्ति को दुर्बल करके मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। उसने चोल, चेर और पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर भी अपने राज्य का विस्तार किया। उसने लंका के तत्कालीन उत्तराधिकार संघर्ष में भी भाग लिया और अपने समर्थक मानव वर्मा को सैनिक सहायता प्रदान कर सिंहासन प्राप्त करने में सहयोग दिया। 665 ईस्वी में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य पर आक्रमण कर नरसिंह वर्मा को परास्त कर दिया और अपने वंश के खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस पराजय से नरसिंह वर्मा के राज्य का आकार थोड़ा कम हो गया। सॉरी फिर भी पल्लवों के पास एक विस्तृत राज्य बना रहा। नरसिंह वर्मा भी कला और साहित्य का संरक्षण दाता था। उसने महाबलीपुरम में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। उसने तिरुचनापल्ली में भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। उसने वहाँ का बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी राजा बना, परंतु 2 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मा प्रथम 670 से 695 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसके समय में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण कर उसे अधिकृत कर लिया। इसके बाद वे तिरुचनापल्ली की ओर बढ़ा, परंतु पेरुवल्लूर नामक स्थान पर परमेश्वर वर्मा प्रथम ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया और कांची पर पुनः पल्लवों का अधिकार हो गया। परमेश्वर वर्मा प्रथम शैव धर्म का उपासक था और उसने भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मा द्वितीय 695 से 722 ईस्वी। परमेश्वर वर्मा के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मा द्वितीय शासक बना। उसके समय में शांति रही, जिससे उसके राज्य में समृद्धि बढ़ी
उसके बनाए अनेक मंदिरों में कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का मंदिर प्रसिद्ध है। महाकवि दंडी जो 10 कुमार चरित्र का रचयिता है, उसका दरबारी कवि था। उसने चीन के साथ दौत्य संबंध बनाया और वहाँ अपना राजदूत भेजा। परमेश्वर वर्मा द्वितीय 722 से 730 ईस्वी। नरसिंह वर्मा द्वितीय के बाद उसका पुत्र परमेश्वर वर्मा द्वितीय 722 से 730 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसके अंतिम समय में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया और परास्त परमेश्वर वर्मा द्वितीय को धन देकर चालुक्य नरेश को वापस करना पड़ा। इसके बाद गंगों के साथ संघर्ष उठ खड़ा हुआ और इसी संघर्ष के दौरान परमेश्वर वर्मा द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। नंदी वर्मा द्वितीय 730 से 795 ईस्वी। परमेश्वर वर्मा द्वितीय के कोई उत्तराधिकारी ने था, अतः उसके मंत्रियों ने पल्लवों की एक अन्य शाखा के युवराज नंदी वर्मा पल्लवमल को राजा बनाया। उस समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। उसने गंग राजा श्री पुरुष को परास्त किया। वेंगी के चालुक्यों से भी उनके राज्य का कुछ भाग छीन लिया, किंतु वे पांड्य राजा जटिल प्रांतक प्रथम से परास्त हुआ। कोंगू का इलाका पल्लवों के हाथों से जाता रहा। नंदी वर्मा द्वितीय कांची के वैकुंठ पेरुमाल तथा मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माता था। पल्लव राज्य का अंत। नंदी वर्मा द्वितीय के समय में हुए पांडव, चालुक्य और राष्ट्रकूट राज्यों के आक्रमण ने पल्लव राज्य की शक्ति को काफी दुर्बल कर दिया। नंदी वर्मा द्वितीय के बाद उसका पुत्र दंती वर्मा शासक हुआ। उसके समय राष्ट्रकूट और पांड्यों के आक्रमण हुए और पांड्यों ने उससे कावेरी क्षेत्र छीन लिया। दंती वर्मा के पास नंदी वर्मा तृतीय, नरतुंग वर्मा और अपराजित नामक शासक हुए। अपराजित ने 880 ईस्वी में पांड्यों को परास्त किया। इस युद्ध में उसने चोल वंशीय सामंत आदित्य ने उसकी बड़ी सहायता की थी। उसी आदित्य ने 893 ईस्वी में के आसपास अपराजित को मारकर पल्लव राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और चोल राजवंश के साम्राज्य की नींव डाली। इस प्रकार पल्लव राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। पल्लवकालीन संस्कृति। पल्लवों ने दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन किया और उनके शासनकाल में कला और साहित्य की खूब विकास हुआ। उन्होंने सुंदर शासन व्यवस्था भी स्थापित की। अतः संक्षेप में उनकी उपलब्धियों का उल्लेख कराना समीचीन होगा। शासन व्यवस्था। पल्लवों की शासन व्यवस्था कुछ मौर्य और गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था के समान थी। उसने राजा शासन का सर्वोच्च व्यक्ति था। वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था और राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित थी। परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था, बल्कि प्रजा की भलाई करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानता था। राजा की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिन पर राष्ट्रीय नियुक्त होते थे। गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था। प्रांत के बाद कोट्टम नगर, नाडु जिला और ग्राम शासन की अन्य इकाइयां थी। प्रांतों के ऊपर प्राय राजवंश का ही कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता था अथवा उसे किसी सामंत के सुपुर्द कर दिया जाता था। कोट्टम का अधिकारी देशांतिक तीर्थिक कहते थे। कोट्टम का अधिकारी देशांतिक और ग्राम का अधिकारी वपित्र कहलाता था। जलाशयों की देखभाल करने वाले अधिकारी को तीर्थिक कहते थे। ग्राम सभा अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक हित के कार्यों की देखभाल करती थी। गांव से कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को मंडवी कहते थे। शिक्षा और साहित्य। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी और पल्लवों के अधिकांश लेख संस्कृत में ही हैं। उस समय कांची शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ के विद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। राज्य शिक्षा का उचित प्रबंध करता था और ब्राह्मण तथा शिक्षक राज्य से अधिक सहायता पाते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक
पल्लव नरेश सिंह विष्णु की राज्यसभा को सुशोभित करते थे। तो 10 कुमार चरित के रचयिता दंडी नरसिंह वर्मा द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा स्वयं एक अच्छा लेखक था और उसने 2 ग्रंथों की रचना की थी। उसके समय में तमिल भाषा का भी विकास हुआ। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दिगनाग भी कुछ वर्षों तक कांची के विश्वविद्यालय में रहा था। कला का विकास। भारतीय कला के इतिहास में पल्लव कला का विशेष महत्व है। उन्होंने एक स्वतंत्र कला शैली को जन्म दिया। पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए, जिनमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई। पल्लव वास्तुकला का विकास धीरे धीरे हुआ। विभिन्न शासकों के समय में जो परिवर्तन समय समय पर इसमें हुए, उनके कारण उसको 4 शैलियों यानी महेंद्र शैली, मम्मल शैली, राज सिंह शैली और अपराजित शैली में बांट दिया गया है। पल्लवकालीन मंदिरों में सजावट की अधिकता है। मंदिर में बने खंभे सुडौल और सुंदर है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि जिन सभी शक्तियों ने मिलकर दक्षिणी भारत के इतिहास का निर्माण किया है, उनमें से किसी ने भी इस क्षेत्र के स्थापत्य को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि पल्लवों ने, जिनके द्वारा निर्मित भवनों ने द्रविड़ शैली को आधार प्रदान किया था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पल्लवों की धार्मिक दशा। पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने विभिन्न यज्ञ किए और विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को मंदिरों में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान कर दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार को पूरा किया। 8वीं सदी के भारत में आरंभ हुए धार्मिक आंदोलन पल्लव राज्य में विकसित हुए। इस काल में कई सुधारवादी शैव संतों ने अपनी रचनाओं से शैव साहित्य को समृद्ध बनाया। सुंदर मूर्ति तथा अप्पर इस काल के प्रसिद्ध शैव संत थे। तिरुज्ञान समंदर एक अन्य शैव संत थे जिन्होंने शैव धर्म का प्रचार किया। आलवार वैष्णव संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने भक्ति पर बल दिया। तिरुमगई आलवार इस काल के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। सुप्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म इसी काल में हुआ। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और अद्वैत सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। परंतु पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका व्यवहार सहिष्णु था और उनके समय में जैन और बौद्ध धर्म भी सुरक्षा प्राप्त करते रहे। इस प्रकार शासन, धर्म, साहित्य और कला की दृष्टि से पल्लव शासकों ने दक्षिणी भारत की सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुदूर दक्षिण तक आर्य अथवा हिंदू सभ्यता को पहुंचाने और विकसित करने में पल्लव वंश का भाग प्रमुख रहा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चालुक्य। ये पल्लवों के विषय में पढ़ा, अब हम चालुक्य के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि पल्लवों के विषय में उनके प्रमुख राजा, उनकी शासन व्यवस्था, उनके धार्मिक दशा, उनकी कला स्थापत्य, मंदिर वगैरह, उसके विषय में पढ़ा। अब हम चालुक्यों के विषय में पढ़ेंगे। चालुक्य बता देता हूँ कि भाई चालुक्य अभी इसमें आएगा, आगे भी अलग अलग भागों में थे, जिसके अंदर अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो जो अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य थे। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट का विस्तृत प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है और तुंगभद्रा से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र सुदूर दक्षिण के नाम से पुकारा जाता है। यद्यपि आर्यों के भारत आगमन के पूर्व भी दक्षिणी भारत में अनार्य जातियां आबाद थी, परंतु उनकी जनसंख्या काफ़ी कम थी। जब आर्यों ने उत्तर भारत को जीत लिया तो वहाँ की बहुत सी अनार्य जातियां धीरे धीरे दक्षिण की तरफ पलायन कर गई, जिससे दक्षिण में उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। आर्यों का दक्षिण में प्रवेश काफ़ी समय बाद ही संभव हो पाया। मौर्यों के शासनकाल में दक्षिणापथ उत्तरी भारत के अधीन था, किंतु सुदूर दक्षिण मौर्यों के प्रभाव से स्वतंत्र बना रहा। मौर्यों के पतन के बाद आंध्र सातवाहन वंश ने दक्षिणापथ पर शासन किया।
उसके बाद वाकाटक वंश का शासन रहा। वाकाटकों के पतन के बाद लगभग 6ठी सदी में दक्षिणापथ पर चालुक्य का अधिकार हो गया। यानी कि मौर्यों के पतन के बाद आंध्र सातवाहन वंश ने दक्षिणापथ पर शासन किया था। आंध्र सातवाहन वंश, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का शासन रहा और वाकाटकों के पतन के बाद लगभग 6ठी सदी में दक्षिणापथ पर चालुक्यों का अधिकार हो गया। मौर्य के बाद में आंध्र सातवाहन बाद में वाकाटक और वाकाटक के बाद में चालुक्यों का अधिकार हो गया। चालुक्यों की उत्पत्ति अथवा जाति के विषय में विद्वान लोग एकमत नहीं है। डॉक्टर स्मिथ, जॉन फ्लिट, B.N. राइस आदि विद्वानों का मानना है कि वे विदेशियों की संतान थे। स्मिथ के अनुसार वे विदेशी गुर्जर जाति के थे जो राजपूताना से दक्षिण की ओर जा बसे। डॉक्टर B.C. सरकार उनको कन्नड़ जातीय मानते हैं जो आगे चलकर अपने को क्षत्रिय कहने लगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार वे अग्निकुंड के क्षत्रिय थे क्योंकि उनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड से हुई थी। इसके विपरीत विल्लन करत विक्रमांक देव चरित्र में उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चलुक से बताई गई है। हवनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताया है। चालुक्यों की अनुश्रुतियों में उनका मूल निवास स्थान अयोध्या बताया गया है। शाखाएं वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सभी चालुक्य एक ही शाखा के नहीं थे। उनकी विभिन्न शाखाओं ने भारत के विभिन्न भागों में शासन किया। गुजरात के चालुक्य दक्षिण के चालुक्यों से सर्वथा पृथक थे। यद्यपि प्राचीन युग में कवियों और कथाकारों ने उन्हें एक ही बताया है। दक्षिण के चालुक्यों की तीन प्रमुख शाखाएं थी। नंबर 1 है बादामी या वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य जिन्होंने लगभग 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया। बादामी या वातामी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य। राष्ट्रकूटों ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया। नंबर 2 कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य जिन्होंने लगभग 950 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक शासन किया। और तीसरा है वेंगी के चालुक्य जिन्होंने लगभग 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि 3 शाखाएं तो यही थी। बादामी या वातामी के चालुक्य लगभग 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूटों ने उनकी सत्ता का अंत कर दिया और राष्ट्रकूटों की स्थापना की। वातापी या बादामी यानी कर्नाटक वाले। कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य जिन्होंने 950 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। और वेंगी के पूर्वी चालुक्य जिन्होंने 600 से 1200 ईस्वी तक शासन किया। वेंगी वाला यानी आंध्र प्रदेश वाला इलाका। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वातापी का चालुक्य वंश। बीजापुर जिले में स्थित वातापी बादामी को अपना केंद्र बनाकर जिन चालुक्यों ने शासन किया वे इतिहास में वातापी के चालुक्य कहलाए। इस राजवंश के संस्थापक के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इस शाखा के प्रारंभिक राजाओं में जय सिंह और उसके पुत्र रणराज के नाम मिलते हैं। कर्नाटक वाले है ना। जय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह बड़ा वीर, पराक्रमी और उत्साही राजा था। उसने राष्ट्रकूटों तथा कदम्बों को परास्त करके अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गणराज ने इस राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। (550 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम। गणराज के बाद उसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम राजा बना। उसने 550 ईस्वी से 567 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और वातापीपुर को अपनी राजधानी बनाया। आधुनिक बीजापुर जिले में स्थित बादामी ही प्राचीन वातापीपुर था। उसने वातापी के समीपवर्ती क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया तथा इसी उपलक्ष्य में अश्वमेध, वाजपेयी, हिरण्यगर्भ आदि यज्ञ भी किए और श्री प्रतिवल्लभ, रण विक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की।
उसके कवियों ने वीरता की दृष्टि से उसकी तुलना ययाति और दिलीप से की है। कीर्ति वर्मा। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन राजा बना। वह भी अपने समय का प्रसिद्ध व पराक्रमी सेनानायक था। उसने अपने विजयों के द्वारा अपने पैतृक राज्य का विस्तार किया। यदि उसके अभिलेखों का विस्तार किया जाए तो उसने बंग, अंग, कलिंग, मगध, मद्रक, केरल, गंग, मुसक, पांडे, द्रमिल, चोलिये, वैजंती, नल, मौर्य, कदंब आदि राजवंशों को पराजित किया। परंतु अभिलेखों की सत्यता पर विश्वास करना अत्यधिक कठिन बात है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उसने दक्षिणापथ में अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके दक्षिणी महाराष्ट्र, मैसूर तथा मद्रास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। परंतु उत्तरी तथा पूर्वी भारत पर उसके आक्रमण तथा विजयों की बात अन्य किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो पाती। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मानना है कि उसके द्वारा पराजित शत्रुओं में कदम्बों यानी वनवासी प्रदेश, मौर्यों यानी कोंकण प्रदेश तथा नलों का बस्तर प्रदेश के नाम से निश्चय पूर्वक गिनाए जा सकते हैं। इन विजयों से चालुक्यों के व्यापार वाणिज्य को काफी उत्साह प्रोत्साहन मिला होगा। कीर्तिवर्मन ने अपनी राजधानी वातापी को नवीन भवनों और मंदिरों से खूब अलंकृत किया। उसने भी अपने पिता की भांति पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, पुरुरण, पराक्रम आदि उपाधियां धारण की तथा अनेक यज्ञ किए। मंगलेश। 598 ईस्वी में कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य सिंहासन पर बैठा। उसने 608 ईस्वी तक शासन किया। वह भी एक पराक्रमी शासक था। उसके समय में कलचुरी वंश का राजा बुद्धराज भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने गुजरात, खानदेश और मालवा के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था और अब चालुक्य राज्य को भी हस्तगत करने की योजना बना रहा था। अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य था। लंबे संघर्ष के बाद मंगलेश सफल हुआ। उसने कलचुरियों से खानदेश और उसके आसपास के प्रदेश छीन लिए। उसे अपने विद्रोही सामंत स्वामी राज को पराजित करने में भी सफलता मिली। परंतु जब उसने अपने पुत्र सत्याश्रय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उसका भतीजा पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मा का पुत्र नाराज हो गया और उसने मंगलेश के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। इस गृह युद्ध में मंगलेश मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय। मंगलेश के बाद 609 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय राजा बना। उसने 642 ईस्वी तक शासन किया। वह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा हुआ। मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए गृह युद्ध का लाभ उठाकर चालुक्य राज्य के अधीन कई प्रांतों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी और पड़ोसी राज्य भी चालुक्य पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगे। परंतु पुलकेशिन द्वितीय अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ। उसने बड़े धैर्य के साथ इस नाजुक स्थिति का सामना किया। सर्वप्रथम अपने विद्रोही सामंतों गोविंद और अप्पायिक की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि दोनों की संयुक्त सेनाएं भीमा यानी भीमरथी नदी तक आ पहुंची थी। पुलकेशिन ने कूटनीति का सहारा लेते हुए गोविंद को अपनी तरफ मिला लिया और फिर अप्पायिक को पराजित करके खदेड़ दिया। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी वनवासी पर भी आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। ऐसा अनुमान है कि दक्षिणी किनारे पर आबाद आलूप और दक्षिणी मैसूर के गंग कदम्बों के मित्र थे और उन्होंने पुलकेशिन के विरुद्ध कदम्बों की सहायता की थी। अतः कदम्बों को परास्त करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने इन दोनों पर आक्रमण किया और उन्हें अपनी प्रभुसत्ता मानने के लिए विवश किया।
गंग राजा दुर्विनीति गंग राजा दुर्विनीति ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन के साथ करके दोनों राजवंशों के संबंधों को महत्वपूर्ण बना लिया। इसके बाद पुलकेशिन ने उत्तरी कोंकण के मौर्यों की राजधानी पुरी पर आक्रमण किया। मौर्यों ने परास्त होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर लाटो, मालवो और गुर्जरों ने भी पुलकेशिन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। अब उत्तरी और दक्षिणी भारत के दोनों शक्तिशाली नरेशों के मध्य सर्वोच्चता के लिए अर्थात संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता चल पड़ी। परिणाम स्वरूप हर्ष और पुलकेशिन के मध्य संघर्ष अनिवार्य हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार बड़ी तैयारी के साथ हर्ष ने महाराष्ट्र कर्नाटक के राजा पुलकेशिन पर चढ़ाई की, किंतु वे उसे नहीं जीत सका। पुलकेशिन के समय के ऐहोल आदि अभिलेखों में हर्ष की पराजय का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन के उत्तराधिकारियों ने इस घटना को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। बताया गया है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाले शत्रु राजा को पराजित कर पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह युद्ध कहाँ और कब हुआ, इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यह युद्ध नर्मदा यानी रेवा नदी के किनारे हुआ था और इस युद्ध के बाद हर्ष और पुलकेशिन के राज्यों के बीच नर्मदा स्थिर रूप से सीमा बन गई। अधिकांश विद्वानों के अनुसार यह युद्ध 630 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस वजह से प्रोत्साहन होकर पुलकेशिन ने पूर्वी दक्षिणी पथ को भी अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया। उसने कौशल और कलिंग का दमन किया। इसके बाद उसने पृष्ठपुर के राजा को परास्त किया और अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया। इसी विष्णुवर्धन से पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना हुई। इस समय पल्लव वंश का प्रतापी तथा सुयोग्य शासक महेंद्र वर्मन पुलकेशिन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। उसका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। संपूर्ण दक्षिणी भारत को अपनी सत्ता के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से पुलकेशिन ने पल्लव राज्य पर आक्रमण कर दिया और पुलल्लूर तक घुस गया। इसके बाद वे पल्लवों की राजधानी कांची की तरफ बढ़ा, परंतु उस पर अधिकार करने में विफल रहा। फिर भी इस आक्रमण के फलस्वरूप पल्लव राज्य के उत्तरी प्रदेश उसके अधिकार में आ गए। पल्लवों पर अपना दबाव बनाए रखने की दृष्टि से पुलकेशिन ने चोलों और पांड्यों से महत्वपूर्ण संबंध कायम किए। 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लवों का राजा बना। उसके शासनकाल में पुलकेशिन ने दूसरी बार पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, परंतु नरसिंह वर्मन ने अनेक युद्धों में पुलकेशिन को परास्त किया और फिर उसने पुलकेशिन के राज्य पर आक्रमण कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय का अंत हुआ। यद्यपि वे अनेक राजवंशों को पराजित कर उन्हें अपने अधीन करने में तो सफल रहा, परंतु वे किसी स्थायी साम्राज्य की नींव डालने में असमर्थ रहा। वे हर्ष जैसे महान शासक को पराजित करने में सफल रहा, परंतु नरसिंह वर्मन के हाथों पराजित हो गया। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इस काल में साम्राज्यों के निर्माण और विनाश सम्राट के वैयक्तिक शौर्य और योग्यता पर ही निर्भर करते थे। पुलकेशिन के उत्तराधिकारी। पुलकेशिन द्वितीय के बाद चालुक्य राजा को नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो स्थानीय सामंत चालुक्यों की केंद्रीय सत्ता से अपने को स्वतंत्र करने के प्रयास में जुट गए थे और दूसरी तरफ पुलकेशिन के पुत्रों में सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष चल पड़ा। विद्वानों का मानना है कि 642 ईस्वी से लेकर
655 ईस्वी तक चालुक्य राज्य में कोई भी एक छत्र राजा नहीं रहा। राजधानी बादामी और चालुक्यों के दक्षिणी प्रदेशों पर पल्लवों का अधिकार कायम था। अंत में पुलकेशिन द्वितीय के छोटे पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीति से सैनिक सहायता प्राप्त कर पल्लवों को बादामी से मार भगाया और पैतृक सिंहासन पर बैठा। ये घटना 655 ईस्वी के आसपास की है। इसके बाद उसने अन्य भाइयों को परास्त कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। इस संघर्ष के दौरान उसका एक छोटा भाई जय सिंह वर्मन उसके साथ बना रहा, अतः उसने उसे लाट प्रदेश का प्रशासनाधिकारी नियुक्त किया। जय सिंह वर्मन ने वल्लभी के राजा शीलादित्य तृतीय को बुरी तरह से पराजित कर चालुक्य शक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। दूसरी तरफ विक्रमादित्य ने धीरे धीरे अपने संपूर्ण पैतृक राज्य से शत्रुओं को मार भगाया। इसके बाद उसने पल्लवों की शक्ति का मान मर्दन करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने पांड्य राज्य से मित्रता स्थापित की। सर्वप्रथम उसने नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन को पराजित किया। पल्लव नरेश अधिक दिनों तक जीवित न रहा और उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम पल्लवों का राजा बना। विक्रमादित्य और पांड्यों ने मिलकर परमेश्वर वर्मन पर आक्रमण किया, परंतु पेरुवल्लनल्लूर के युद्ध में उन्हें पल्लवों के हाथों पराजित होना पड़ा। विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विनयादित्य 681 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। अभिलेखों में उसकी विजयों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, परंतु इतना निश्चित है कि वह एक पराक्रमी सेनानायक था और उसके समय में चालुक्य वंश का राज्य तथा प्रतिष्ठा अक्षुण्य बनी रही। विनयादित्य के बाद उसका पुत्र विजयादित्य और फिर विक्रमादित्य द्वितीय राजा बना। विक्रमादित्य द्वितीय ने 734 ईस्वी से 745 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में अरबों ने दक्षिण भारत की ओर से भी अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, परंतु विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने दो सामंतों पुलकेशी और राष्ट्रकूट वंशी दंती वर्मन की सहायता से अरबों को परास्त कर दिया। विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने परंपरागत शत्रु पल्लवों से भी संघर्ष किया। इस समय पल्लव राज्य पर नंदी वर्मा द्वितीय का शासन था। विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य पर जोरदार आक्रमण किया तथा एक के बाद एक सफलता प्राप्त करता हुआ पल्लवों की राजधानी कांची को जीतने में सफल रहा। इस प्रकार उसने वातापी के पतन का पुराना हिसाब चुका दिया, परंतु उसने उदारता का परिचय देते हुए कांची को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया। वे केवल विपुल धन संपदा प्राप्त कर वापस अपने राज्य को लौट गया। उसने पांड्यों, चोलों, केरलों और कलब्रों का दमन कर अपने अधीन बनाए रखा। चालुक्य शक्ति का अंत। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय 745 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु वह निर्बल शासक सिद्ध हुआ और विरासत में प्राप्त विशाल चालुक्य राज्य को कायम रखने में असमर्थ रहा। उसके एक सामंत राष्ट्रकूट दंतीवर्मन यानी दंती दुर्ग ने अपनी शक्ति को संगठित कर कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके महाराष्ट्र में एक नए राजवंश की नींव डाली और माही, नर्मदा और महानदी के आसपास के प्रदेशों पर अपने अधिकार में कर लिया। यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय उसका पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक बना। वे निर्बल था, चालुक्य राज्य कायम करने में विरासत में विशाल चालुक्य राज्य को कायम करने में असफल था। उसके एक सामंत जो राष्ट्रकूट था दंतीवर्मन यानी दंतीदुर्ग ने अपनी शक्ति को संकित कर कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके महाराष्ट्र में एक नए राजवंश की नींव डाली और एक नए राजवंश यानी कि राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली और माही, नर्मदा और महानदी के आसपास के प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। 753 ईस्वी के आसपास बादामी के चालुक्यों की सत्ता का अंत हो गया। उनके पतन के लिए मुख्यतः दो कारण उत्तरदायी थे: पल्लवों से निरंतर युद्ध तथा चालुक्य राज्य के उत्तरी सामंतों के सफल विद्रोह। चालुक्य राजाओं ने अपने शासनकाल में कला साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया था। इस प्रकार हमने
चालुक्य वंश, पल्लव, इस अध्याय में पल्लव वंश और चालुक्य वंश के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अगले अध्याय में हम हर्षवर्धन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।